Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching for Regulatory Body and this is a special recorded session for you जो हमारी आरबीआई ग्रेड बी का भी फेज 1 का एग्जाम हुआ। उस एग्जाम में जीए के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे शिफ्ट वाइज, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड, उसके हिसाब से ये सेशन हमने आपके साथ रखा हुआ है। तो जो कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट से हमें पता चले, कुछ क्वेश्चंस जो अलग अलग सोर्सेज से हमारे पास आए, उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये सेशन हमने आपके लिए क्रिएट किया है। सेशन से एक चीज़ हमें रियलाइज होती है कि सोर्सेस क्या है जिनसे हमें रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिनके ऊपर हमें रेगुलरली ध्यान रखना पड़ेगा, और जो चीज़ें हम ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर कर लिए थे वही कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में भी देखने को मिले। तो मैं शुरू करता हूं, सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को ज़्यादा डिले ना करते हुए। दोस्तों उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया होगा या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा हमारे मंथली टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है और ये सीरीज हमारे पेड बैच के अंदर होगा जहां पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पे करंट अफेयर्स के रेगुलर लेक्चर्स होंगे, स्पेशली फोकसिंग ऑन द रेगुलेटरी बॉडीज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। साथ में आरबीआई ग्रेड बी का फाउंडेशन बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है और इस बैच में भी आप एनरोल कर सकते हो, जिस बैच के अंदर आपको हमारे फ्रॉम द प्री टिल द इंटरव्यू सब तरीके से आपको हेल्प मिल जाएगी। इन सब में एनरोल करने के लिए यू कैन यूज दिस कूपन कोड। आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हो, आप यहां देख सकते हो। सो PUSHPAK इज द कूपन कोड विच विल गिव यू अ वेरी गुड डिस्काउंट, काफी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हम शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। लाइक देयर वाज फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल। रिसेंटली कोल मिनिस्ट्री ने पीआईबी के थ्रू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू इसकी जानकारी दी थी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डायरेक्टली पीआईबी बेस है। अगर आपने पीआईबी सही से पढ़ा होगा तो इसमें ये डेफिनेटली कवर किया था। जो हमारे सेशंस होते हैं पीआईबी के एज वेल एज करंट अफेयर्स के, उन सेशंस के अंदर भी हमने ये न्यूज कवर की हुई है। तो दिस क्वेश्चन वाज प्योरली डिपेंडिंग ऑन द पीआईबी। तो इसमें चाइना सबसे टॉप में आता है, इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। तो इंडिया के ग्रोथ को लेके कोल मिनिस्ट्री, जी किशन रेड्डी साहब की मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन मेंशन की गई थी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ये डेटा है जो पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड दे गिव दिस डेटा एंड जी किशन रेड्डी जो हमारे कोल मिनिस्टर है, ही शेयर्ड दिस विद द हेल्प ऑफ पीआईबी एज वेल एज पार्लियामेंट के अंदर भी इसके अराउंड बात की गई थी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पीआईबी के ही सोर्स से है। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Which 3 countries secured the top ranks in the International Mathematical Olympiad? अब मैथमेटिकल ओलंपियाड होती है जहां पे यूएस सबसे टॉप में आ गया, देन चाइना की बात करते हैं, देन रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सो ये सारी कंट्रीज यहां पे देखने को मिली है। इंडिया टॉप 5 में आया था इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल ओलंपियाड के अंदर जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। अब ये जो ऐसे क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस सिंपल करंट अफेयर्स के एज वेल एज क्या है कि जब मैथमेटिकल ओलंपियाड होगा या फिर हमारा किसी और चीज का भी ओलंपियाड होगा तो मोदी जी कई बार अपने मन की बात में या कई बार पीआईबी के थ्रू इसकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो मैथमेटिकल ओलंपियाड के भी जो विनर्स थे इनकी इंफॉर्मेशन बेसिकली शेयर की गई थी। अब मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया 4th नंबर पे आ रहा है। सो यूएस, देन चाइना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, देन इंडिया यहां पे आ रहा है। सो बेसिकली पीआईबी में, अगेन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, मोदी जी ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, अपने टीम को कांग्रेचुलेट किया था। सो हमारे टीम के लीडर कृष्णन शिवसुब्रमण्यम एंड रिजुल सैनी, जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया इस ओलंपियाड के अंदर, जिसके बारे में ये टॉप कंट्रीज के नाम यहां पे पूछे गए थे। नाउ नेक्स्ट, Indian origin banker Piyush Gupta will step down as the CEO of the DBS Development Bank of Singapore in the March 2025. What is his origin? ऐसा एक काइंड ऑफ सवाल था। तो अभी डीबीएस बैंक, ये हमने अपने रेगुलर करंट अफेयर्स के सेशन में डिस्कस किया है जब हमने मैराथन कंडक्ट की थी। लास्ट 4 मंथ्स के क्वेश्चंस या इवन लास्ट 6 मंथ्स के क्वेश्चंस, उस मैराथन के अंदर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि डीबीएस बैंक के जो हेड है पीयूष गुप्ता साहब, इन्होंने रिटायरमेंट तो अनाउंस कर दिया, अब उनकी जगह कौन आएगा। अभी इंडियन ओरिजिन बैंकर है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की बात हो रही है। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन बैंक एज वेल एज वर्ल्ड पे भी बेस्ट फॉरेन बैंक का इनको अवार्ड है। अब इस बैंक को जो लीड करेंगे 2025 से वो तैनसू शान। सो पहली बार कोई महिला है जो इस बैंक को लीड करने वाली है। गुप्ता साहब की बात करें, 2009 में इन्होंने इस बैंक में काम करना शुरू किया। इसके पहले सिटी ग्रुप में काम कर रहे थे। उसके अलावा पब्लिक सर्विस स्टार बाय सिंगापुर प्रेसिडेंट के इस अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। तो इंडियन ओरिजिन है, सिंगापुर से ही बिलोंग करते, वही के सिटीजन है एंड वन ऑफ द वेरी फेमस बैंक। तो सिटी बैंक के लिए ये पहले काम कर चुके, तो ह्यूज एक्सपीरियंस।
ये क्वेश्चन सिंपल करंट अफेयर्स का था, जो बैंकिंग ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं सुबह 9 बजे के सेशन में, उसी के अराउंड ये क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन सब्ज्यूम अंडर जीएसटी, ऐसा एक क्वेश्चन था। ऑब्वियसली इसके लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स, अलग अलग नाम यहां रहेंगे जो फिलहाल तो नहीं मेंशन हो पाए, बट क्वेश्चन ऑब्वियसली जीएसटी को लेके था। जब भी जीएसटी की मीटिंग होती है, हम जीएसटी का स्टैटिक पार्ट डिस्कस करते हैं। इवन हमारी पेड बैचेस के अंदर भी हम टैक्सेस के ऊपर बात करते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जैसे अभी रिसेंटली जीएसटी का न्यूज आया, जहां पे कैंसर मेडिसिन का जीएसटी 12% से 5% कर दिया, तब भी हम यूजुअली डिस्कस करते रहते हैं कि कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम हो गए, कौन सी चीज अभी जीएसटी के अंदर आ रही है, नहीं आ रही है, जीएसटी के टैक्स स्लैब्स क्या रहेंगे। तो ये रेगुलर तरीके से करंट अफेयर्स के सेशंस में आपको देखने को मिलेगा। इवन बजट में भी इसके बारे में जिक्र किया गया था। देन देयर वाज अ नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द एथलेटिक्स के लिए स्पॉन्सरशिप की बात करेंगे। तो जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ओलंपिक्स स्टार्ट करने से पहले प्यूमा ने हमारे एथलेटिक टीम को स्पॉन्सरशिप करने की बात की थी। अगर आपने हमारे ओलंपिक्स में जो ओपनिंग सेरेमनी थी, इवन क्लोजिंग सेरेमनी में अगर आपने एथलीट को देखा होगा, तो उनके सबके शूज जो थे वो प्यूमा स्पॉन्सर थे। उनकी आउटफिट जो खेलते वक्त बहुत सारे जो प्लेयर्स यूज कर रहे थे वो भी सारे प्यूमा के आउटफिट्स थे। सो ओलंपिक का हमारा स्पेशल सेशन हमने लिया हुआ है, या इवन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द ओलंपिक्स तब भी हमने करंट अफेयर्स में इसके बारे में बात की थी। सो इट वाज क्लियरली फ्रॉम आवर सेशंस रिगार्डिंग प्यूमा। अगर आपको याद होगा, हमने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात की है, बीपीसीएल का भी स्पॉन्सरशिप हमने डिस्कस किया था। देन अदानी इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू, इंडसइंड बैंक, इनकी भी बातचीत हमारी ऑलरेडी हो गई थी स्पॉन्सरशिप को लेके। As per the RBI guidelines, what is the maximum period of housing finance companies can accept the deposit for? ये बहुत रिसेंट वाला है, मंथ ऑफ अगस्त में ही इसके बारे में जिक्र किया गया था आरबीआई के द्वारा। सो 120 मंथ्स की बात करेंगे तो ये एक पॉइंट याद रखेगा। So public deposit accepted or renewed by HFC will be repayable after a period of 12 months or more than but not later than the 60 months. Currently it is 120 months. So ये एक पॉइंट यहाँ पे है जो रिसेंटली चेंज किया गया। तो जैसे एनबीएफसी से हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिपॉजिट टेकिंग, उसी के लाइन पे एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के कुछ नियम रिसेंटली आरबीआई ने चेंज किए थे, और मंथ ऑफ अगस्त का ही ये करंट अफेयर्स का न्यूज है। Which government securities will be excluded by RBI? कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई ने एक्सक्लूड कर दी है? So 14-year, 30-year tenure of fully accessible suite of bonds which have no restrictions on the foreign investment. So foreign investments के ऊपर के restrictions यहाँ पे हटा दिए। So government bonds को लेके बात है, जैसे अभी recently sovereign green bonds, sovereign gold bonds, स्पेशली ग्रीन बॉन्ड्स वेरी न्यूज। और अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और अनाउंसमेंट कर दी है कि रीसेलिंग ऑफ फ्यू बॉन्ड्स किए जाएंगे 2031 के हिसाब से, 2073 के हिसाब से कुछ बॉन्ड्स गवर्नमेंट सेल करेगी। तो ये रेगुलर आरबीआई की अनाउंसमेंट्स होती है, और ये अनाउंसमेंट जब हम न्यूज़पेपर का सेशन डिस्कस करते हैं ना सुबह 6 बजे, उस न्यूज़पेपर के सेशन में ही हम इसके ऊपर बात करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ विच स्पोर्ट डिड इंडिया नॉट पार्टिसिपेट इन द रिसेंट पेरिस ओलंपिक्स? कौन से स्पोर्ट्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है? सो इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कराटे। कराटे के अंदर आपको इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं दिखेगा, पर वही पैरा ओलंपिक्स में जो जूडो कराटे था उसमें पहली बार इंडिया को मेडल मिला हुआ है। तो दो अलग अलग चीज है, तो ऑब्वियसली एग्जाम में क्वेश्चन उसके एंगल में बन सकता है। जूडो में वी गॉट द फर्स्ट इन पैरा ओलंपिक्स बट नॉट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स। कराटे में पार्टिसिपेट नहीं किया। विच बैंक रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स? क्रेडिट कार्ड्स की अगर बात करें, सबसे बेस्ट बैंक परफॉर्मिंग बैंक इज एचडीएफसी के। लास्ट टाइम भी यही था, तो प्राइवेट बैंक्स बेसिकली परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो एचडीएफसी सबसे ऊपर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सेकंड नंबर पे आता है, तो क्वेश्चन सेकंड नंबर का था जो यहां पूछा गया था। एचडीएफसी का जब रैंक फर्स्ट आया था तो हमने ये न्यूज करंट अफेयर्स में आपके लिए कवर की थी, उसमें टॉप 3 बैंकों के नाम डिस्कस किए थे। तब बताया भी था कि जो हमारी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, डीएसआईबीज है, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, वही क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में टॉप मोस्ट है, उसमें एचडीएफसी सबसे आगे है, देन एसबीआई एंड देन आईसीआईसीआई बैंक। नाउ विच कमिटी इज इनकरेक्टली मैच विद इट्स एस्टैब्लिशमेंट ईयर? ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिला है, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं मिला। अगर आपको आपके पास इस क्वेश्चन की जानकारी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ताकि हमारे बाकी दोस्तों के लिए हेल्पफुल रहेगा। How many years after issuance can premature redemptions be done under the sovereign gold bond? कि sovereign gold bond का premature, sovereign gold bond सबको पता है 1 ग्राम से लेके
हम अगर इंस्टीट्यूशंस होगी तो 20 kg तक का इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस के एंगल में बात करेंगे, जॉइंट फैमिली एज वेल एज इंडिविजुअल्स के नाम पे भी सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट कोई भी फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नॉर्मली अगर ये बॉन्ड आपको पहले सेल करना होगा तो 5 साल के बाद प्री मैच्योरली इस बॉन्ड को आप सेल कर सकते हो, इस बॉन्ड को आप रिडीम कर सकते हो। तो 5 ईयर्स का यहां पे टाइम फ्रेम होता है। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड की यहां पे बात की जाएगी। According to RBI's currency finance report, which parameter has increased? सो अगर हम करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, ये भी मंथ ऑफ अगस्त में ही देखने को मिला था। अगर इस रिपोर्ट की हम बात करें तो डिजिटल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 20%, द कंट्रीज जीडीपी बाय 2026 विद द करंट 10%, एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटा ब्रीच इन इंडिया इज इंक्रीज। एवरेज कॉस्ट ऑफ जो डेटा ब्रीच है वो 28% से इंक्रीज हुआ है। ये रिसेंट न्यूज है अगस्त मंथ का। तो मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स अगर आप देखोगे तो ये मंथ ऑफ अगस्त अगर जिसने सही तरीके से पढ़ा उसी के भरोसे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, बच्चे ये देखते हैं कि कौन सा मंथ लिखा है, अगर मंथ नहीं लिखा तो उनको लगता है ये स्टैटिक क्वेश्चन है, मंथ लिखा है तो उनको लगता है करंट वाला क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स क्वेश्चंस में शायद मंथ मेंशन नहीं करेंगे, पर अगर आपकी पढ़ाई सही सही हुई है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछा गया है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अंडर द क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स इन प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना को रिसेंटली जैसे है कि 2000 हमारे ये 14 की पॉलिसी थी, तो इस पॉलिसी का सेकंड फेज हमारा चल रहा है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसमें 3 करोड़ और घरों को एडिशन करने की बात की थी, और प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ घर रूरल के लिए, 1 करोड़ घर अर्बन के लिए, ये रिसेंटली कैबिनेट के अंदर भी अनाउंस किया गया था। तो इसीलिए ये बहुत बार न्यूज में रहा, बहुत बार चर्चा में रहा। जब से नई गवर्नमेंट बनी है तब से लेके अभी तक कम से कम 4 से 5 बार एवरी मंथ ये न्यूज में रहा है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में पूछा गया। तो अमाउंट लोन फॉर द क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम इन प्रधानमंत्री आवास योजना कैटेगराइज किया गया है। अगर ईडब्ल्यूएस है तो अमाउंट इज 6 लाख, अगर MIG 1 है तो 9 लाख तक की यहां पे बात की जाएगी। देन MIG 2 अगर है तो 12 लाख तक की यहां पे बात की जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज यहां पे मेंशन की गई है, तो किस कैटेगरीज के अंदर यहां पे मिलेगा। इवन इसका डिटेलिंग भी है, आप देख सकते हो। सो दिस डिटेलिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर, तो वही एक पॉइंटर है जो मेंशन किया गया है। व्हाट इज द आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस गिवन टू एथलीट अंडर द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम? जब मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल मिला था तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इवन नीरज चोपड़ा साहब के सिल्वर मेडल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इवन छोड़ दीजिए ये PIB जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, जिन जिन प्लेयर्स को मेडल्स मिले उन प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन के नीचे इसके बारे में मेंशन किया गया। और मैंने PIB के सेशन में दिखाया भी था डेलिबरेटली। कुछ लोगों ने मुझे कहा भी था कि स्पोर्ट्स वाले न्यूज क्यों ही दिखाते हो, थोड़ी ना RBI पूछती है। तब मैंने कहा था कि नहीं भैया ये बहुत जरूरी है। तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में PIB में हमने क्लियरली डिस्कस किया हुआ है कि यस इनको जो फंड्स मिलते हैं तो उसमें जो आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस है वो 50,000 का पर मंथ दिया जाता है कोर ग्रुप ऑफ एथलीट्स को। सबको नहीं मिलेगा। जो कोर ग्रुप ऑफ एथलीट है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई, उनको 50,000 पर मंथ का एक्स्ट्रा आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस मिलता है। बाद में बाकी जो हेल्प मिल रही है उनके डाइट को लेके, उनके ट्रेनिंग को लेके, उनके कोचेस को लेके, उनके इक्विपमेंट को लेके, वो तो मिलती है। साथ में ये भी मदद की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये भी एक फैक्टर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी बन जाता है। नाउ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं, इंडिया का रैंक 176 आया हुआ है 2024 में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इस्टोनिया इस लिस्ट में टॉप कर रहा है, वर्ल्ड का मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री इस कैटेगरी के अंदर उसकी यहां पे रैंकिंग आ रही है। सो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 58 इंडिकेटर्स होते हैं और उनके भरोसे ये सर्वे बेसिकली दिया जाता है। नाउ व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब स्टार्टअप एक्सपेक्टेड टू अचीव द यूनिकॉर्न स्टेटस? अब यूनिकॉर्न की अगर बात की जाए तो $1 बिलियन के ऊपर अगर वैल्यूएशन आता है तो उसे यूजुअली हम यूनिकॉर्न कहते हैं। रिसेंटली आपको याद होगा रैपिडो बिकम द यूनिकॉर्न कंपनी। तो वैल्यूएशन के भरोसे, प्रॉफिटेबिलिटी के भरोसे नहीं होता, क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज है। स्टार्टअप कंपनीज की कंपनी की फिलहाल क्या वैल्यूएशन चल रही है, अब उस वैल्यूएशन में उनके पास कौन से इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है, क्या नई आइडियाज है, कंज्यूमर फोकस उनका कैसे होगा, किस तरीके से स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, इन सारे आइडियाज के भरोसे ही ये फंडिंग मिलती है, उसके भरोसे वैल्यूएशन होती है। तो इस साल में अभी तक 3 स्टार्टअप कंपनीज है जो
यूनिकॉर्न स्टेटस में पहुंचे रिसेंटली रैपिडो को लेके हमने डिस्कशन किया था। मंथ ऑफ जुलाई में मेरे ख्याल से न्यूज आई थी। What is the maximum period of housing finance companies can accept the deposit? ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि सो दिस वाज अ क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि मंथ ऑफ अगस्त में इट वाज इन न्यूज, वो न्यूज में चल रहा था। सो दैट इज द केस हियर। आगे बढ़ते। What is the India's overall SDG score in 23-24? Again, India score is 74. अभी रिसेंटली नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने मंथ ऑफ जुलाई के एंड में ये डेटा दिया था इंडिया के स्टेट को लेके कि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन से, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन से। तो उसी पूरे रिपोर्ट के स्टार्टिंग में ही ये नंबर लिखा गया था इंडिया को लेके। तो अगेन पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर ही इसकी जानकारी दी गई थी। तो ये भी प्योरली पीआईबी वाला क्वेश्चन है। विच रीजन होल्ड्स द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिथियम? अभी रिसेंटली आपको बताऊंगा बजट के अंदर भी लिथियम की बात हुई और अगेन चिली के साथ हमारा लिथियम को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो चिली, उसके पहले अर्जेंटीना, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये एग्रीमेंट साइन हुआ। अगेन मैं ये क्वेश्चन कहूंगा कि ये डायरेक्टली पीआईबी वाला है, बिकॉज पीआईबी के अंदर ये मेंशन किया गया था कि वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स जो लिथियम का चिली के अंदर है, उसके साथ अभी इंडिया के टाई अप हुए, वहां से भी इंडिया अभी लिथियम को एक्सप्लोर कर सकता है। इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करते हैं राजस्थान एज वेल एज कर्नाटका, इवन जम्मू कश्मीर, यहां पे लिथियम रिसोर्सेज देखने को मिले हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो एग्जाम के लिए जरूरी बन जाएगा। What amount of unreported foreign assets is exempted from the penalties from the union budget? अब ये बजट वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है जो लिखा गया है। Above monetary limit relaxation from the penalties now increase from 5 lakh to 20 lakh, 20 लाख तक का यहाँ पे इंप्रूव किया गया है, इंक्रीज किया गया है by the government of India. According to the recent RBI report, what percent of India's projected import can be covered बाय द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर कितना कवर हो सकता है? सो 58 बिलियन डॉलर्स की यहाँ पे बात की गई है। सो 11 मंथ्स प्रोजेक्टेड इंपोर्ट है जो हम लोग कवर कर सकते हैं। सो 11 मंथ का प्रोजेक्टेड इंपोर्ट है जो कवर हो जाएगा। आईएमएफ ने बेसिकली तारीफ की थी, मंथ ऑफ जून का ये रिपोर्ट है और तब आईएमएफ ने भी कहा था कि इंडिया इज हैविंग अ वेरी गुड फॉरेन करेंसी रिजर्व। एक और इनकम्प्लीट क्वेश्चन था रिगार्डिंग साउथ वेस्ट मॉनसून को लेके, जैसे एल नीनो, ला नीना जैसे कंसेप्ट्स है जो अलग अलग जेट स्ट्रीम्स होते हैं। अगर जियोग्राफी सही से पढ़ा तो उसी के एंगल का क्वेश्चन है। तो अगेन कुछ लोगों ने कहा था कि सर जियोग्राफी वाला क्वेश्चन पूछ लिया, जियोग्राफी कहां से पढ़ेंगे हम लोग? ये जियोग्राफी वाला क्वेश्चन नहीं था। बेसिकली पार्लियामेंट के सेशन में इसके बारे में बात की गई थी कि मॉनसून का सिनारियो क्या होगा और मॉनसून का केस कैसे होगा, तब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है पार्लियामेंट में तो ऑब्वियसली पीआईबी यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और मॉनसून स्टार्ट होने से पहले इट वाज इन न्यूज, इवन आरबीआई गवर्नर ने भी जब इन्फ्लेशन बढ़ गया था, फूड इन्फ्लेशन, तब उन्होंने भी जिक्र किया था कि देयर आर फैक्टर्स जो मॉनसून के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, तो उसी के एंगल में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछा गया था। सो मैं नहीं कहूंगा कि ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत है, अगर पीआईबी अच्छे से पढ़ा तो ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। ये भी क्वेश्चन बट ऑब्वियसली हमारे रेगुलर आरबीआई के रिपोर्ट्स के हिसाब से इवन पीआईबी में भी ये मेंशन रहता है कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स का इंक्रीज कैसा चल रहा है। So reserves cover over 98% of the total external debt outstanding of the end of the March 2024. तो जो भी लोन हमारे ऊपर है उसका 98% हमारे पास रिजर्व ऑलरेडी मेंटेन है और 11 महीने, 10 से 11 महीने का तो हम इंपोर्ट भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ रिसेंट न्यूज, मंथ ऑफ अगस्त के एंड में मैं कहूंगा कि ये न्यूज चल रही थी। अगेन पीआईबी बेस्ड न्यूज है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बेस्ड न्यूज है। हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एज वेल एज सीआरटीएन के जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, तो इनके द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया था मास्टर कार्ड के साथ। तो मास्टर कार्ड के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया सो दैट साइबर रेजिलियंस के ऊपर काम किया जाए। तो ये तो क्लियरली पीआईबी वाला न्यूज है जो हमने कवर किया हुआ है। Under RBI's integrated ombudsman scheme, non-deposit taking NBFCs with the asset size are required to appoint an internal ombudsman. Okay, so यहाँ पे बात की गई थी NBFC non-deposit taking 5,000 करोड़ एंड अबव अगर है तो इंटरनल ऑम्बुड्समैन आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। ये भी रिसेंट नियम है, जैसे मैंने कहा था कि एनबीएफसीज के कुछ नियम रिसेंटली चेंज किए गए, उसी के एंगल में ये भी एग्जाम के लिए जरूरी था। Now, what is the remittance limit of NEFT branch payment in Nepal under LRS के liberalized remittance scheme? So 2 लाख पर ट्रांजेक्शन का यहाँ पे लिमिट सेट किया गया है नेपाल के लिए। ये मैं कहूंगा कि आरबीआई के रिपोर्ट्स अगर हम पढ़ते हैं तो यहां से बनने वाला ये सवाल था।
द नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स की बात की जाती है AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में यहां पे डिस्कशन किया जाएगा, तो वही नाम यहां पे मेंशन किए गए हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के एंगल में। नाउ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, आपको पता होगा कि हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स काम करते। 2005 का ये एक्ट है और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज वेरी कमेंडेबल। हमारी प्रेसिडेंट मैम के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं, पर इनको अपॉइंट करने के लिए कमिटी होती है, जिस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन, ये लोग नाम फाइनलाइज करते हैं। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो हीरालाल समारिया सर, ये फिलहाल हमारे रिसेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जिनको अपॉइंट किया गया। एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है जो काम कर सकते हैं। अगेन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI जिसे हम लोग कहते हैं, उसी के अंडर ये अथॉरिटी काम करती है। हु इज नॉट द मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल, ये एकदम रिसेंट वाला न्यूज है और हमने अपने सारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में, इवन MCQs में इसके ऊपर डिस्कशन किया है। कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल, इस काउंसिल में रिसेंटली बांग्लादेश को इंक्लूड किया गया, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज, इसलिए वो न्यूज में चल रहा था। तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, ये कंट्रीज पहले से थी, मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है और रिसेंटली बांग्लादेश को इंक्लूड किया गया। सेचेल्स यहां पे ऑब्जर्वर के स्टेटस पे है। ये तो क्लियरली मॉनेटरी पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट हुआ था अभी मंथ ऑफ अगस्त में, उसी के साथ ये अनाउंस किया गया था कि टैक्सेस के लिए अभी 5 लाख का ट्रांजैक्शन लिमिट कर दिया। तो इट वाज वेरी रिसेंट न्यूज। नाउ DEA फंड्स की यहां पे बात करेंगे। DEA फंड्स के हिसाब से क्वेश्चन है जो हमारी एग्जाम में यहां पे पूछा गया था। वो भी बड़ा सिंपल है, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड की हम लोग बात करते हैं। डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड को लेके ये क्वेश्चन एग्जाम में था, जहां पे हम बात करते हैं कि अगर 10 साल तक इनऑपरेटिव या अनक्लेम स्टेटस होगा तो फिर ये पैसा उसमें जाएगा। तो आप उद्गम पोर्टल याद होगा आपको कि अनक्लेम डिपॉजिट वाला, वही चीज यहां पे है। इन विच नॉमेनक्लेचर वॉज द शिव शक्ति पॉइंट बिन इंक्लूडेड, तो शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 के अगर हम एंगल में बात करें, अब ये क्वेश्चन पूछने का रीजन यही है क्योंकि अभी रिसेंटली हमने नेशनल स्पेस डे मनाया चंद्रयान 3 के सक्सेस को लेके, और मार्च मंथ में इट वाज आल्सो इन न्यूज, ये नॉमेनक्लेचर अप्रूव किया गया था मार्च 2024 में। शिव शक्ति पॉइंट जहां पे चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुआ था, विक्रम लैंडर्स ने जहां पे सबसे पहले एंटर किया था या जहां से स्टार्ट किया था, उसे शिव शक्ति पॉइंट ये नाम दिया गया। चंद्रयान 3 को लेके ये क्वेश्चन यहां पे था। As per the union budget, non-reporting of foreign movable asset has been classified as non-reporting of foreign movable assets। So यहाँ पे जैसे हमने कहा कि 20 lakhs 20 लाख यहाँ पे कर दिया है, 20 lakhs की यहाँ पे बात की है, थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन के ऊपर हमारी बात हुई थी। Which dimension contributed the most to the RBI Financial Inclusion Index, के कौन सा डायमेंशन सबसे ज्यादा यहाँ पे रोल प्ले करता है? तो यूसेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी के ये 3 फैक्टर्स है, उसमें यूसेज सबसे बड़ा रोल यहां पे प्ले करता है। FI इंडेक्स ये RBI का फेवरेट पार्ट है, इसको लेके क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे बढ़ रहा है, और ईयर ऑन ईयर इट इज इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होते हुए जा रहा है। तो वही फैक्टर हमारे पास है। तो 3 पैरामीटर्स है जिसके भरोसे कैलकुलेट होता है। Now, what is the increased threshold of the basic service demat account as per the SEBI? Again, इसका अनाउंसमेंट पहले था और सितंबर 1 से ये इंप्लीमेंट होना भी शुरू हो गया। तो 1 सितंबर से इंप्लीमेंट था, इसलिए अगस्त के एंड में भी न्यूज में चल रहा था, पर अनाउंसमेंट वैसे पहले से था। तो बेसिक सेविंग डीमैट अकाउंट 2 लाख से 10 लाख कर दिया है, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। Which of the following countries not the part of ASEAN? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात हो रही है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इसमें 10 कंट्रीज प्लस यहां पे ईस्ट तिमोर की बात करते हैं, वो भी एक 11वीं कंट्री यहां पे इंक्लूड होने वाली है। अभी तक ऑफिशियली इंक्लूड नहीं हुई है। अभी ईस्ट तिमोर में रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट मैम गए थे, जिनको वहां का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया, और एशियन इंडिया की पॉलिसी चलती है। लुक ईस्ट पॉलिसी पहले थी, अभी उसे हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया है। Which group was responsible to recent drone attack in Israel? So यमन का हाउथी ग्रुप है जिसके बारे में, ये सरप्राइजिंग क्वेश्चन था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार देखने को नहीं मिलते, वॉर वाले क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में देखने को नहीं मिलते, पर ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग क्वेश्चन इस बार एग्जाम में देखने को मिला।
TREDS लिमिट वॉज रिड्यूस टू 500 टू व्हाट नंबर के? सो यहां पे हम बात करते हैं ट्रेड रिलेटेड, हम यहां पे बात की जाएगी जस्ट वन से गाइज। जी हाँ, सो जी हम बात कर रहे थे ट्रेड रिलेटेड, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम जो हमारे पास है, उसी सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। तो उसी सिस्टम में जो थ्रेशोल्ड है 250 करोड़ से सॉरी 500 करोड़ पहले था, भी उसको 250 करोड़ कर दिया। ये बजट का अनाउंसमेंट है, बेसिकली बजट के अंदर इसके बारे में बात की गई थी। अब ये क्या कंसेप्ट है, तो अभी जो हमारी एमएसएमईज है, स्पेशली जो हमारी मीडियम इंडस्ट्रीज है, वो भी उनको भी यहां पे थोड़ा सा चांस मिल सकता है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम का फायदा लेने के लिए। तो कंपनीज का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हमने कम कर दिया, तो और भी कंपनीज इसका फायदा उठा सकती है। विच कंट्रीज रैंक इन टॉप 3 फॉर द पेटेंट फाइलिंग? पेटेंट फाइलिंग की अगर बात करेंगे तो चाइना, यूएस, जापान, ये टॉप 3 कंट्रीज यहां पे आती है पेटेंट फाइलिंग को लेके। पेटेंटिंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करती है। तो ये चाइना, यूएस, जापान सबसे टॉप में आ रही है। इंडिया 5वें नंबर पे आपको दिखाई देगा अगर पेटेंटिंग के नंबर की बात करें। तो पेटेंटिंग शो करता है कि आपके देश में कितना आरएनडी, कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। Which FMCG brand is not recognized globally according to the Kantar report? अब उसके लिए ऑब्वियसली हमें पता करना पड़ेगा। तो कंटार रिपोर्ट जो है मार्केटिंग फर्म है, और उस मार्केटिंग फर्म ने ये कुछ 17 ब्रांड्स के नाम मेंशन किए थे रिसेंटली। ये ग्लोबल लेवल पे, ऑब्वियसली कंट्री वाइज भी रिपोर्ट अलग अलग तरीके से आता है, तो ग्लोबल लेवल पे ये 17 ब्रांड्स मेंशन किए थे इसके द्वारा। ये भी मंथ ऑफ अगस्त का ही रिपोर्ट है। मंथ ऑफ अगस्त के अंदर कुछ ब्रांड रिपोर्ट्स प्रेजेंट हुए थे, तो वही ये क्वेश्चन यहां पे है। ये भी रैंडस्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च जुलाई मंथ में, जुलाई अगस्त के टाइम फ्रेम में इसको मेंशन किया गया था कि इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट इमर्ज एज द इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड, जो करंट अफेयर्स के लेक्चर में हमने कवर भी किया था। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल द गवर्नमेंट प्रोवाइड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? इसके अंदर कितना सपोर्ट है? 2.50 लाख पर यूनिट तक का सपोर्ट यहां पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ये मेंशन किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडी, सब लोग मिलके इतना फंड आपको प्रोवाइड कर सकती है। जी हाँ, ये तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, इन्होंने जैसी नई गवर्नमेंट आई थी तभी उन्होंने एक बात मेंशन की थी कि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक, इवन उन्होंने पूरे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ही बात की थी, पर उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक वाज अ मेजर फोकस की एनपीए कम हुआ है, एनपीए रिड्यूस हुआ है। तो हमने 4R स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने दी थी, जिसमें देखो यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग एनपीए, देन रिजोल्यूशन एंड रिकवरी सेकंड, देन रिकैपिटलाइजिंग के थर्ड, एंड रिफॉर्म्स इन द पीएसबी। ये बहुत हेल्पफुल रहा है। इवन पार्लियामेंट के अंदर जब फाइनेंस मिनिस्टर ने आंसर किया था एनपीए को लेके, तो अगेन अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहोगे तो आपको पीआईबी के अंदर इसके बारे में जून और जुलाई मंथ में डेफिनेटली दिख जाएगा। व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीएम मुद्रा योजना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। पीएम मुद्रा योजना में अभी रिसेंटली 10 लाख से लिमिट बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। तो जो तरुण है, क्योंकि पीएम मुद्रा में शिशु, किशोर, तरुण 3 कैटेगरीज आती है, तो यहां पे 10 लाख था मैक्सिमम, उसे 20 लाख कर दिया है। सो पीएम मुद्रा योजना वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन मोर देन 50% है, तो जो न्यूज में चल रहा था। नॉन फार्म सेक्टर के लिए कोलैटरल फ्री लोन यहां पे प्रोवाइड होता है। देन अभिनव बिंद्रा साहब को ओलंपिक गोल्ड 2008 के ओलंपिक्स में, बीजिंग ओलंपिक्स में मिला था 10 मीटर्स एयर राइफल में। एवरीवन नोज अबाउट दैट। रिसेंटली बिंद्रा साहब को ओलंपिक ऑर्डर इस अवार्ड से नवाजा गया, और इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता था। इंडिया हैज नॉट साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच ऑफ दिस कंट्रीज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स? अभी रिसेंटली हमारा यूएई के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। सो बेसिकली ब्राजील का एक पॉइंट मेंशन किया, यूएई के साथ साइन हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने साइन किया हुआ है। हमारी बातचीत यूके के साथ फिलहाल चल रही है। सो ब्राजील के साथ ऐसा कोई भी एग्रीमेंट हमारा फिलहाल तो नहीं है। What is the minimum required net worth of SRO fintech? SRO fintech was very much in news in last 3-4 months. Okay. So self regulatory organization ये last 3-4 months में continuous news में चल रहा था, इसलिए ये भी एक क्वेश्चन बनता है। So minimum net worth of 2 करोड़ within a period of 1 year after recognizing SRO by the Reserve Bank. Okay. तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पे बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा। 2 करोड़ within a period of 1 year, तो ये SRO के अंदर था।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट, बाय द वे एसआरओ इज स्पेशली फॉर द फिनटेक कंपनीज के एंगल में उसे क्रिएट करने की बात आरबीआई ने की थी। Which of the following deposits forwarded by the banks are not considered under the PSL? So PSL में 8 कैटेगरीज आती है के क्योंकि इसके लिए ऑप्शंस देखना जरूरी था, तो ऑप्शंस तो फिलहाल तो मिले नहीं, पर ये टोटल हमारे पास 8 सेक्टर्स है PSL के अंदर जिनकी यहाँ पे बात करते हैं। कृष्णा स्वामी कमिटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था एंड देन विल स्टार्टेड इन 1970s रिगार्डिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। रिन्यूएबल एनर्जी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये रिसेंटली एडेड कंसेप्ट है, पहले ये कंसेप्ट नहीं भी थे कि अभी स्टार्टअप्स को भी एमएसएमईज में इंक्लूड किया गया है। Who was the top achiever in the नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जिसके अंदर गवर्नमेंट अपने प्रॉपर्टीज को लीज पे या रेंट पे देता है, जिसका हमारा नियर अबाउट हमने 6 लाख करोड़ तक का ऑलमोस्ट टारगेट सेट किया था, बट जो अचीवेबल फिलहाल तो नहीं है। इसमें रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ये टॉप अचीवर्स इस लिस्ट के अंदर आते हैं। सो रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कोल मिनिस्ट्री दे डिड अ वेरी गुड जॉब व्हाइल मोनेटाइजिंग द मनी। Through which formats do the state and UT governments borrow from the RBI? Ways and means advances हमारे पास है। Ways and means advances के अंदर recently लिमिट भी इंक्रीज की गई UT एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो पहले 47,010 करोड़ का लिमिट था, उसको बढ़ा के 60,118 करोड़ का लिमिट कर दिया। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UT ये बेसिकली RBI से पैसा बोरो कर सकती है, पैसा ले सकती है। विच ग्रैंड स्लैम डिड द कार्लोस अल्कराज नॉट विन? तो अगर इस बार की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीता इन्होंने, आज तक ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीता हुआ है। ही वन द विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, सो बट ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने अभी तक नहीं जीता। इस बार तो यूएस ओपन से भी बहुत जल्दी बाहर हो गए। नोवाक जोकोविच के पास गोल्डन स्लैम आ गया। गोल्डन स्लैम का मतलब है कि सारे ग्रैंड स्लैम जीतना और साथ में ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीतना, उसको गोल्डन स्लैम कहते हैं, जो नोवाक जोकोविच अचीव कर चुके हैं। The NATO North Atlantic Treaty Organization के so PM Mark Rutte appointed as the next Secretary General के so ये इनका पहला रोल क्या था? तो डच के ये प्राइम मिनिस्टर थे पहले के, so अभी यहाँ पे इंप्लीमेंट किए गए। दैट्स इट। तो बाकी तो ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन थे ना। After its launch September 2, how many days did it take for Aditya L1 spacecraft to complete the first halo orbit around the Sun Earth L1 point? तो 178 days का ये क्वेश्चन कंप्लीटली स्पेस सेक्टर को लेके था, विच वॉज लिटिल बिट अनएक्सपेक्टेड बट यस वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अभी रिसेंटली नेशनल स्पेस डे के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की बात की गई थी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सर के द्वारा, इसीलिए ये ज़रूरी था। ICICI Lombard has launched Elevate, a health insurance product to integrate AI technology। ये अगस्त मंथ में ही डिस्कस किया गया था कि इंडिया की कौन सी कंपनी है जिसने AI का यूज किया है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए, तो ICICI Lombard। सो इट वाज वेरी मच इन न्यूज, तो ये ध्यान रखिएगा कि सो यहाँ पे AI टेक्नोलॉजी, पर्सनलाइज कवरेज डेटा यहाँ पे होगा, फ्लेक्सिबल तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी भी कुछ चीजें अगर होती है तो वो मैनेज की जाएगी। सो काफी फ्लेक्सिबल पॉलिसी जो यूजुअली इस सेक्टर में देखने को नहीं मिलती है। What are the eligible criteria for small finance banks for transition into universal bank? Actually recently AU Small Finance Bank ने रिक्वेस्ट डाली है कि उनको यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना है, तो इसीलिए क्वेश्चन बनता था। तो उषा थोरात कमेटी ने मिनिमम नेटवर्क बताया भी था कि 1000 करोड़ है और 5 साल का इनका वर्किंग होना चाहिए एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक के, मिनिमम 5 साल का, उसके बाद यूनिवर्सल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनका क्वार्टरली रिपोर्ट भी चेक करेंगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसके अंदर रिसेंटली फिनकेयर मर्ज हुआ, उन्होंने ये रिक्वेस्ट डाली थी, तो ये बड़ा वेल नोन न्यूज था। Then beyond biodiversity, beyond national jurisdiction, it is completely PIB based question। ये PIB based question है। मंथ ऑफ जून में ये हमने डिस्कस भी किया था, मुझे याद है काफी लोगों ने कहा भी था कि ये तो आरबीआई के लिए किसी काम का नहीं है। वन ऑफ द प्लेटफॉर्म एक्चुअली प्रिसाइजली क्रिटिसाइज की ये क्या ही पढ़ाते रहते हैं, ओके, बट इट वाज इन द एग्जाम में पूछा गया था, बिकॉज हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर वाज देयर। सो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के एंगल में ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा गया था। According to the latest RBI guidelines, what are the criteria for converting small finance banks into universal bank? ये तो शायद हमने अभी डिस्कस कर लिया है।
व्हाट इज द मिनिमम बल्क डिपॉजिट लिमिट फॉर द लोकल एरिया बैंक्स? बल्क डिपॉजिट लिमिट ये भी रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, मंथ ऑफ अगस्त में ही आरबीआई ने इसकी जानकारी दी थी। तो 1 करोड़ एंड अबाउ की बात करते हैं, बाकियों के लिए बल्क डिपॉजिट का लिमिट चेंज कर दिया था कि बट लोकल एरिया बैंक्स के लिए सेम ही लिमिट के ऊपर बात की गई थी। From May to Feb, what was the change in the policy repo as per the August 2024? So it was kept unchanged, continuous 9 बार के लिए unchanged रखा गया। तो was very simple, रेपो रेट अगर अनचेंज है तो बाकी भी सारे रेट्स अनचेंज ही हो गए। जैसे एमएसएफ की बात करेंगे, रिवर्स रेपो, एसडीएफ की बात की जाएगी, आजकल एसडीएफ यूज होता है, इवन बैंक रेट भी विल बी अनचेंज। ओके, आईएफएससीए के बारे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो गिफ्ट सिटी के अंदर बनाई गई है। G20 शेरपा, ये तो हमें पता ही है क्योंकि लास्ट टाइम जब G20 की मीटिंग इंडिया में थी के तो तब भी यही शेरपा थे। अभी मीटिंग ब्राजील में चल रही, तभी अमिताभ कांत सर ही शेरपा है। अमिताभ कांत सर पहले हमारे नीति आयोग के सीईओ के तौर पे काम कर रहे थे, अभी शेरपा के तौर पे काम कर रहे हैं। The maximum penalty of service providers under the Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024 ये रिसेंटली पास किया गया। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, बजट सेशन, तभी इसे पास किया गया था। सो अगेन पीआईबी बेस्ड क्वेश्चन है, पीआईबी अगर ढंग से पढ़ा तो ये आराम से आप आंसर कर सकते हो। तो फाइन अप टू 1 करोड़ एंड द पनिशमेंट कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन शाल बी रिकवर्ड फॉर द 4 years तक बार भी कर सकते हैं एग्जाम से, तो ये भी एक पॉइंट है। Then what are the two houses of UK Parliament? Very easy question, very easy question। अगर इसका आंसर नहीं आ रहा है तो फिर पता नहीं आपने देश के बारे में क्या पढ़ा है, क्योंकि बहुत आसान है। हिस्ट्री आपने देश की पढ़ी होगी, देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। तो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे इंडिया का लोकसभा होता है और जैसे इंडिया का राज्यसभा है, उसे वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स हम लोग कहते हैं। बल्क डिपॉजिट लिमिट अभी हमने डिस्कस किया। देन एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो फार सिक्योरिटी स्टेडीली राइजेस ओवर 10% सिंस द बॉन्ड्स एंटर जेपी मॉर्गन इंडेक्स। याद होगा आपको, जेपी मॉर्गन इंडेक्स में अभी इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का भी वैल्यूएशन देखने को मिलता है, तो 10% का यहां पे ग्रोथ है। What parameters has the highest weight in the RBI's digital payment index? हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, पेमेंट परफॉर्मेंस यूसेज की बात हो रही है। ओके, सो सॉरी, ये तो पेमेंट इंडेक्स है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। यहाँ पे पेमेंट परफॉर्मेंस, वहां पे यूसेज की बात की थी, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला इंडेक्स था। वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, वही नीचे भी वही लिखा है, पैरामीटर्स की जो बात की गई थी। देन विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड टू ऑफर प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग सॉल्यूशन? डीबीएस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई थी। ट्रॉयका की बात करते, यहां पे मेरे ख्याल से ब्रिक्स का ट्रॉयका मेंशन किया गया कि सो ब्रिक्स के ट्रॉयका की कंट्रीज यहां पे लिख दी है। यूएनएफसीसी का अगर हम ट्रॉयका की बात करें तो यूएनएफसीसी के अंदर भी ट्रॉयका वाला कंसेप्ट होता है कि सो यहां पे भी सेम कंसेप्ट चलता है कि कौन सी कंट्री नेक्स्ट यहां पे पार्टिसिपेट करेगी, इस तरीके से ये मेंशन किया जाता है। सो अजरबैजान, ब्राजील, सो यूएई, अजरबैजान और ब्राजील, ये 3 कंट्रीज यहां पे आते हैं यूएनएफसीसी के ट्रॉयका को लेके। ब्रिक्स का ट्रॉयका नहीं है, यूएनएफसीसी का है। सो जो आंसर है वो थोड़ा गलत मेंशन हो गया, ध्यान रखिएगा। यूएई के, अजरबैजान और ब्राजील, तो ये फिलहाल ट्रॉयका के एंगल में काम कर रहे हैं यूएनएफसीसी के, जो एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस यूजुअली ऑर्गेनाइज की जाती है। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर ज्वाइनिंग द एनपीएस स्कीम कैन अर्ली विड्रॉल बी मेड? अभी यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस सब कुछ न्यूज में चल रहा था। तो अगर हम प्री मैच्योर एग्जिट की बात करेंगे, सो कॉर्पस ऑफ 2.5 लाख के इतना कॉर्पस अगर है तो, एंड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 years, 5 साल का कंप्लीशन एंड 2.5 लाख का कॉर्पस होना जरूरी है। जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स, जहां पे रिसेंटली गवर्नमेंट बॉन्ड को एंट्री मिली, जिसका फायदा धीरे धीरे अभी हमें हो रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, जो स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए थे, सोचा कि आपके साथ भी शेयर किए जाए, तो वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए थे। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। शिफ्ट 2 के भी क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, पर एक चीज यहां से रियलाइज होती है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पीआईबी बेस्ड थे। अगर पीआईबी सही से पढ़ा, पीआईबी में कोई टाइम पास नहीं किया कि ये आएगा वो नहीं आएगा, ये आ सकता है वो नहीं आ सकता है, ऐसे नखरे अगर नहीं किए तो एग्जाम अच्छे से निकल जाएगी। तो पीआईबी बेस्ड ऑलमोस्ट सारा पेपर है। अब प्रॉब्लम क्या है, काफी स्टूडेंट्स ये समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कहां से ओरिजिन हुआ, क्योंकि उनका करंट अफेयर्स का रीडिंग ही वीक है।
अगर करंट अफेयर्स का रीडिंग वीक होगा तो ये तकलीफ बहुत ज्यादा जाएगी, जो क्लियरली यहां पे दिखाई देता है। सो पीआईबी पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बड़े क्वेश्चन हो छोटे क्वेश्चन हो, विल बी रियली वेरी क्रूशियल फॉर द एग्जाम। ठीक है, दैट्स ऑल गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।